संदेश झूठ से हटके। आपने सुना कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो साहेब को, मोदी साहेब को बहुत परेशान किए हुए है। जहां-जहां वो जाते हैं वहां-वहां परेशानी होने लगती है और वो बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं। क्या वास्तव में न्याय यात्रा का इतना इम्पैक्ट है कि वो बहुत बेचैन है, इससे घबराए हुए हैं? जी प्रेम जी। धन्यवाद हरि जी। देखिए, राहुल गांधी ने जो आज नरेंद्र मोदी पर एक व्यक्तिगत किस्म के आक्रमण किए, उसके लिए वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने उनको विवश कर दिया। इसलिए कि राहुल गांधी ने कहा भी कि मुझे बदनाम करने के लिए तो हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए, वो सब मैं सहता रहा, कोई बात नहीं, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को अगर गलत तरीके से बोला जाएगा तो वो चुप नहीं रह सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इस जवाब में एक व्यक्तिगत गुस्सा भी है, राजनीतिक जवाब देने की कोशिश भी है, और किसी हद तक उस पहलू को छुआ गया है जो व्यक्तिगत माना जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी कपड़े पहनने में कितना खर्च करते हैं, इस बात को उन्होंने जिस किस्म से बताया है, अब देश का ध्यान जाएगा उस पर। पहले भी गया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने वहां ध्यान खींचा है कि एक व्यक्ति जिनकी सैलरी, प्रधानमंत्री जी की सैलरी 1,60,000 रुपए हर महीने का है, तो वो हर दिन लाखों रुपए के नए नए ड्रेस, लाखों रुपए के ड्रेस हर दिन अलग अलग, दिन में कई बार कैसे पहन सकते हैं? अब तो ध्यान जाएगा कि वो जो कलम वो इस्तेमाल करते हैं वो 1,30,000 रुपए का होता है, जो वो चश्मा इस्तेमाल करते हैं वो कई लाख का होता है, जो वो घड़ी पहनते हैं वो लाखों की होती है। इस किस्म से जो उनका पहनावा है, तो इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? ये सवाल भी उठेगा कि सैलरी तो आपकी 1,60,000 ही है, तो ये बिल करोड़ों रुपए का महीने में कैसे होता है? तो ये पब्लिक डोमेन में बात जाएगी। जबकि पहली बार जब राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार कही थी, तो सूट पहनना छोड़ दिया था नरेंद्र मोदी जी, नीलाम हुआ था वो सूट, और अब एक बार फिर से उस चीज को उन्होंने लाया है। हालांकि अभी खान पान पर तो बात गई ही नहीं है, पहले भी चर्चा हुई है, खान पान भी उनका, पानी भी विदेश से आता है, और वो मशरूम वगैरह भी कहीं कहीं से मंगाते हैं, उन सब चीजों पर बात जाएगी। अब सब बात राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि इस स्तर पर डिबेट आया, और तो आप इसको गिरा स्तर भी बोल सकते हैं, और आप इसको ये भी बोल सकते हैं नहीं, एक प्रधानमंत्री के बारे में एक सोचिता वाली बात तो होनी चाहिए, और आमदनी से ज्यादा खर्चा कैसे हो सकता है, इसलिए एक ऊंचे स्तर का भी की भी चर्चा है, ये भी बोल सकते हैं, ये डिबेट है। लेकिन आज तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा संगठित हमला अब यूपीए सरकार के खिलाफ किया है, यूपीए के दोनों कार्यकाल के खिलाफ, ये अब तक का सबसे संगठित हमला है। लेकिन ये बैकफायर भी करेगा, इसके भी पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस ने एक तैयारी भी की, ब्लैक पेपर लेकर आए। ब्लैक पेपर अनऑफिशियल टर्म है, कोई भी राजनीतिक पार्टी ब्लैक पेपर ला सकती है, लेकिन व्हाइट पेपर अनऑफिशियल नहीं है, व्हाइट पेपर ऑफिशियल होता है। और एक सरकार अपनी सरकार का के लिए व्हाइट पेपर लाए तो वो बात समझ में आती है, बीती सरकारों के लिए व्हाइट पेपर लेकर आए तो वह बात समझ में नहीं आती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप पिछली सरकारों को नाकाम बताने के लिए व्हाइट पेपर ला रहे हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि हमें बहुत खराब विरासत मिली और हमने उसको बहुत अच्छा बनाकर पेश किया, यही बताना चाहते हैं। तो ये बिना बताए हुए भी विमर्श में है कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है या पिछली सरकार ने अच्छा काम किया। आज अगर इकोनॉमी की रफ्तार हम देखें, यूपीए सरकार में ज्यादा अच्छी थी आज की तुलना में, ये कोई समझदारी की बात नहीं, सबको पता है। अगर हम ये देखें कि प्रति व्यक्ति आय जो है इन्फ्लेशन के मुकाबले गिरती गई है, क्वांटिटी में जरूर बढ़ी है, लेकिन अब वर्ल्ड रैंकिंग में हम पिछड़ गए हैं, हंगर इंडेक्स में पिछड़ गए हैं, पर कैपिटा इनकम में वही हाल है।
इसी तरीके से वेलनेस जो है उसमें पिछड़ गए हैं, दूसरे कई पैमानों पर हम लगातार पिछड़े हैं। तो सब कुछ ठीक होता तो ऐसा क्यों होता कि हम हमारी रहन सहन का स्तर नीचे चला जाता। महंगाई महंगाई पर निश्चित रूप से यूपीए सरकार का जो अंतिम कार्यकाल था, अंतिम समय में डबल डिजिट तक महंगाई गई थी और इस वजह से सरकार में परिवर्तन हुआ था। यूपीए सरकार के हारने का कारण करप्शन का वो आंदोलन, करप्शन के खिलाफ और महंगाई, ये दो प्रमुख कारण थे। लेकिन मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई भले डबल डिजिट में न गई हो, लेकिन महंगाई जिस स्तर पर है उससे लड़ने की क्षमता आम आदमी की पहले जैसी नहीं रही। आपके पॉकेट में अगर पैसा है तो आप महंगा खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो सस्ता भी नहीं खरीद सकते आप। तो आज हमारी क्रय शक्ति गिर गई है, खरीदने की शक्ति गिर गई है। नोटबंदी के बाद हमारे पास अब बचत बचा नहीं है आम घरों में। तो इस स्थिति में महंगाई डबल मारक है, एक तो महंगा सामान और दूसरा उसके खरीदने की क्षमता का नहीं होना। तो जनता इसको भुगत रही है। बेरोजगारी 45 साल की चरम सीमा पर है। महंगाई की बात कर ली हमने, किसानों की दुर्दशा है। भाई आमदनी दुगनी उगनी होना तो छोड़िए, लागत भी काफी बढ़ चुकी है और किसान बदहाल हैं और जो सुसाइड के रेट्स हैं वो दो वर्ग में ज्यादा है इस देश में। एक तो रेहड़ी वाले जो मतलब वो जो कि हर दिन कमा करके जीते हैं, उनके बीच सुसाइड सबसे ज्यादा है। उसके बाद में बेरोजगारों के बीच सुसाइड ज्यादा है और फिर किसानों के बीच। ये तीन तबका जो है सुसाइड का पूरा आप आंकड़ा देख लीजिए, ये भरा पड़ा है। तो ये स्थिति हमारी सुधरी नहीं है, बिगड़ी है। तो जब ये आंकड़ों पर बात होगी, इन आंकड़ों पर यूपीए सरकार को गुनहगार ठहराया जाएगा, तो क्या मोदी सरकार गुनहगार होने से बच जाएगी जनता की नजरों में? ये बड़ा सवाल है और इसलिए हमें लगता है कि ये हमला जो हुआ है, संगठित हमला यूपीए सरकार पर, ये मोदी सरकार पर बैकफायर करेगा। और राहुल गांधी ने जो अटैक किया है वो एक नए विमर्श को छेड़ रहा है कि चाय वाला व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो वो क्या चाय वाले की तरह रह रहे, वो तो अडानी की तरह रह रहे हैं। पहनावे में, पहनने में, रहने में, हर स्टाइल में अमिताभ बच्चन को फेल कर दें, कपड़े की गुणवत्ता में वो बड़े विदेशी कलाकारों को फेल कर दें, उस स्टाइल में रह रहे हैं। वो चाय वाला कहाँ है जी? भारतीय जनता पार्टी जो है वो ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग का वोटर जो है उसको हमेशा लुभाती रही है, आकर्षित करती रही है। और बीते सालों में वो चाहे विकास के नाम पर गया हो या भ्रष्टाचार के नाम पर गया हो या किन्हीं और कारणों से गया हो या वो एचएम हिंदू मुस्लिम वाले कारणों से गया हो, लेकिन उनकी तरफ वो आकर्षित हुआ है। और राहुल गांधी ने ओबीसी पर सीधा मतलब हमला बोला है, क्योंकि वो कहते रहे हैं मोदी जी की मैं ओबीसी हूं, मैं इस जाति से हूं, मैं चाय बेचा करता था। तो आज उन्होंने कहा है कि वो जन्म से ओबीसी नहीं है, वो जन्म से पिछड़े हुए नहीं है, वो बाद में पिछड़े हुए हैं। इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिवाद किया है कि वो प्रमाण पत्र से पिछड़े हुए भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो मोदी जी ये हैं। तो अब ये जो पिछड़ों का जो विमर्श है वो राहुल गांधी ने उसको नई बहस में फिर से ला दिया है शायद इस वजह से। तो इसको थोड़ा सा आप बताएंगे इस संबंध में? निश्चित रूप से हरि जी, ये राहुल गांधी ने जो आज बोला है, मैंने सिर्फ एक बात की चर्चा की थी, ये दूसरी बात है जो बहुत बड़ा हमला है नरेंद्र मोदी जी पर। और ये जब कहा उन्होंने कि नरेंद्र मोदी जी के जब ओबीसी बने तो अपनी सरकार में बने, तो हो सकता है मैंने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बीजेपी की आईटी सेल ने जो इसका जवाब दिया कि देखिए 1999 में ही नरेंद्र मोदी जी की जाति जो है वो ओबीसी में शामिल हो चुकी थी। इसलिए ये कहना कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद को ओबीसी की जाति में शामिल कराया, अपनी जाति को, ये गलत है। तो वो देखिए जी, वो एक मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, टेक्निकल चूक हो सकती है, लेकिन ये बात तो महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जन्म से वो ओबीसी नहीं है, बाद में वो ओबीसी की कैटेगरी में डाले गए हैं। यानी वही बात कि प्रमाण पत्र से ओबीसी है। जी बिल्कुल। तो उसको एक सैद्धांतिक रूप दे दिया अखिलेश यादव जी ने कि प्रमाण पत्र वाला ओबीसी और जन्म से ओबीसी।
तो प्रमाण पत्र वाला ओबीसी तो वो कहे ही जाएंगे। 1999 में भी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की आईटी सेल इस बात को छिपा जाती है, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। तो उस समय अगर नरेंद्र मोदी जी की जाति को शामिल किया गया, तब भी आरोप अपनी जगह पर पुख्ता है कि आप अपनी सरकार के यानी बीजेपी की सरकार में आपकी जाति ओबीसी कहलाई और आप ओबीसी बने, आप जन्मजात ओबीसी नहीं है। तो इस तरीके से ओबीसी के भीतर ये एक विमर्श जरूर छिड़ेगा कि अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी जो नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया संसद में, तो सबसे बड़ा ओबीसी क्या वो होगा जो प्रमाण पत्र के आधार पर ओबीसी बनता है, या सबसे बड़ा ओबीसी वो होगा जो जन्म से ओबीसी है? ये बहस आगे बढ़ेगी। ये हमला इतना जोरदार है, इतना इसका दमदार है कि ओबीसी की बहस में नरेंद्र मोदी जी जो लीड लेना चाहते थे सबसे बड़ा ओबीसी कह करके, अब उनको मुश्किल आएगी इस हमले का जवाब देने में।